हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। इसमें आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कल आपने प्रूव किया हुआ था, मतलब पिछले दिन आपने इसका प्रूफ पढ़ा हुआ था। स्टेटमेंट था if net force on a system is zero, then its total momentum remains constant. If net force on a system is zero, then its total momentum remains constant. The linear momentum of individual particles of the system may vary, may change with time, but vector sum of all the particles of the system of a particle is always constant. ओके, मतलब सिस्टम के भीतर जितने अलग अलग पार्टिकल्स हैं उन्हीं सब की वेलोसिटी कह लो या मोमेंटम कह लो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, बट उनका कलेक्टिव वैल्यू यानी वेक्टर सम उनका कभी भी चेंज नहीं होगा यदि नेट फोर्स जीरो है। और जिस सिस्टम पर कोई बाहरी कोई यानी नेट फोर्स नहीं लग रहा होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स नहीं होता है। उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्सेस लगाए रखते हैं। इन फोर्सेस को इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। ओके, अलग अलग पार्टिकल पर ये इंटरनल फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट नेट फोर्स देखा जाए यानी टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन वेक्टर सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल्स इज ऑलवेज जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको बताते हैं हम, है ना। हमारे जनरल लाइफ में इससे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं। जो लोग बोट पर बैठे होंगे वो देखे होंगे, जब एक आदमी बोट से शोर यानी किनारे की तरफ जंप करता है तो बोट थोड़ी सी पीछे मूव कर जाती है। जब जंप करता है बोट थोड़ी सी पीछे मूव कर जाती है, देखा है आप लोगों ने, है ना। बोट थोड़ी सी पीछे मूव कर जाती है, क्यों? रीजन मैं आपको बताऊं। ये मान लीजिए बोट है, इसमें कोई आदमी है, ठीक। जब ये बोट में है तो बोट प्लस मैन मिला के एक सिस्टम बन गया। क्या बन गया? सिस्टम बन गया। और रेस्ट में है, एट रेस्ट, यानी अभी इनका टोटल मोमेंटम क्या है? जीरो। टोटल मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ बोट इज जीरो, है ना। दोनों का मोमेंटम अभी क्या है? जीरो है। अभी मैन क्या है? जंप करता है टू द शोर। इधर मान लीजिए शोर किनारा है, इसको जंप करके इधर आना है। जब ये जंप करेगा तो इसके पास कुछ मोमेंटम आ जाएगा, है ना। इसके पास कुछ मोमेंटम आ जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो जितने का मोमेंटम इसको पॉजिटिव मिल रहा है उतने का मोमेंटम बोट को मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। कभी भी मैन का जितना मोमेंटम रहेगा उसका नेगेटिव वैल्यू बोट के पास आएगा। इसीलिए मैन जिस डायरेक्शन में जंप करता है बोट उसके जस्ट अपोजिट मूव कर जाती है ना। हालांकि मैन कितना नहीं मूव कर पाती क्योंकि वाटर वगैरह का फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन मूव तो करती है। मोमेंटम मेजर किया जाए तो जितना मोमेंटम मैन का है ड्यूरिंग द जंपिंग फ्रॉम बोट टू द शोर, उतना ही मोमेंटम बोट को मिला है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। ये इवेंट, ये घटना
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सपोर्ट करती है। और एग्जाम्पल, जैसे आप मिसाइल की बात कर लें, रॉकेट की बात कर लें, जेट प्लेन की बात कर लें, जब ये चल रहे होते हैं तो इनके पीछे की तरफ, इनके भीतर एक बहुत ह्यूज अमाउंट में फ्यूल बर्न कर रहा होता है और गैसेस बहुत तेजी से बाहर निकल रही होती हैं। स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करिए, होता क्या है, ये जब ह्यूज अमाउंट में गैसेस तेजी से स्पीड में बाहर निकल रही होती हैं, यानी दे आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम दैट रॉकेट विद ए लार्ज मोमेंटम, है ना। रॉकेट से बाहर आ रहे हैं बहुत बड़े मोमेंटम के साथ। तो जितना मोमेंटम से बाहर आ रहे हैं ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उतना मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में टू द रॉकेट इंपार्ट हो रहा है। जितने मोमेंटम से गैसेस बाहर आ रही हैं उतना मोमेंटम रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंपार्ट कर रही हैं। यही रीजन है कि रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए एनर्जी मिलती है और रॉकेट आगे की तरफ मूव करता जाता है। हालांकि रॉकेट प्रोपल्शन में मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगा, लेकिन अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे वर्क करता है, कैसे इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हम रॉकेट को डिजाइन किए हुए हैं, कैसे इसका बेनिफिट लेकर के हम बिना कोई इंजन लगाए उसको हम दूर तक सेंड कर सकते हैं। उसकी वजह यही है कि वहां पे बर्निंग गैसेस हाई स्पीड से यानी लार्ज मोमेंटम के साथ बाहर निकलती हैं, तो इक्वल मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट को ट्रांसफर करती रहती हैं, जिससे रॉकेट मूव करता चला जाता है। अगर फ्यूल बर्न करना बंद कर दें तो उतनी ज़्यादा डिस्टेंस तक वो रॉकेट वगैरह नहीं जा सकते। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा रॉकेट एंड जेट प्लेन्स मूव बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और एक एग्जांपल आप लोग रियल में देखे होंगे या मूवीज में देखे होंगे, कहीं भी देखे होंगे, जब बड़ी वाली गन ऐसे चलाना होता है उसको कंधे से बहुत एकदम सटा के रखते हैं, है ना। इसको यहाँ पे शोल्डर से बिल्कुल टच में रखते हैं, इधर शोल्डर से सपोर्ट दे करके तब चलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब गन से बुलेट निकलती है तो गन को पीछे की तरफ धकेल के जाती है, धक्का दे जाती है, और आदमी संभला न रहे ना तो पीछे की तरफ गिर भी सकता है, इतना तेज वो झटका दे सकती है। हम लोग एक बचपन में कहानी भी पढ़े थे ना, उसमें गोली चलाने के बाद गिरे धड़ाम से पैरों ऊपर। क्यों होता है? क्योंकि देखो ये माना कि ये गन हो गई, इसके अंदर माना कि ये बुलेट है, दोनों मिला के रेस्ट में है, दोनों का मोमेंटम अभी जीरो है, इनका इंडिविजुअल मोमेंटम भी जीरो है। बुलेट का भी मोमेंटम जीरो है, गन का भी मोमेंटम जीरो है। ओके, बुलेट का मोमेंटम जीरो, गन का मोमेंटम भी जीरो। तो थिंक करिए, टोटल मोमेंटम जीरो है अभी। अब अगर टोटल मोमेंटम जीरो है, आपने ट्रिगर जैसे ही दबाया, इसके अंदर कुछ हलचल हुई और तुरंत बुलेट हाई मोमेंटम से बाहर निकली। ये बुलेट मास तो मान लीजिए ज़्यादा नहीं कम है, लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि मोमेंटम हाई हो जाता है। हाई मोमेंटम से बुलेट बाहर निकलती है। जैसे हाई मोमेंटम से बुलेट बाहर निकलेगी, सेम मोमेंटम इंपार्ट करेगी टू द गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम मोमेंटम इंपार्ट करती है, इसलिए गन तेजी से बैक डायरेक्शन में मूव करती है। आदमी अगर संभला नहीं है तो गिर सकता है। हाँ, और अपने शोल्डर को क्यों इसको सपोर्ट में लगाते हैं? शोल्डर को सपोर्ट में लगाने से ये गन और ये ह्यूमन बॉडी दोनों का मास एडअप हो जाता है, तो पीछे का मोमेंटम जो है वो कम हो जाता है, पीछे का वेलोसिटी जो है वो कम हो जाता है, जिससे गिरने का चांस कम हो जाता है। तो समझ रहे हैं आप? When a man fires a bullet from gun, he provides a support to the gun by his shoulder. अपने शोल्डर से जो है वो गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक, सो दैट द मास ऑफ गन becomes large on adding the mass of body of the man. मास ज्यादा हो जाए जिससे रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाए। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या है?
अब नाम आया है तो पहले बता दें, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। बहुत सिंपल सी चेंज है। माना कि मैंने कहा कि ये गन है, ठीक है भाई, ये माना कि ये गन है, जो भी हो, इससे अचानक तेजी से बुलेट बाहर निकलती है। ये देखिए, बुलेट का मास स्मॉल m है, स्पीड स्मॉल v से बाहर निकलती है। गन का मास कैपिटल M है। माना कि इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिलती है कैपिटल V मिलती है। वेलोसिटी कितनी मिलती है? माना कि कैपिटल V मिलती है, ठीक। दोनों का मोमेंटम का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होना चाहिए? कैपिटल M कैपिटल V इन वेक्टर फॉर्म प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दिस इज द फाइनल मोमेंटम, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। इसका इनिशियल मोमेंटम दोनों को मिला के 0 था। जैसे फायर किया गया, बुलेट का मोमेंटम mb और गन का मोमेंटम m कैपिटल V हो गया। दोनों के मोमेंटम का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। आप कैपिटल M इंटू कैपिटल V इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस mb, ठीक है। तो कैपिटल V की वैल्यू क्या आएगी? गन की जो वेलोसिटी आएगी, इसी को रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन कहते हैं। कैपिटल V इक्वल टू आ गया माइनस m अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल v। तो फार्मूला बता रहा है, गन को जो वेलोसिटी मिलेगी बुलेट की वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और गन का मास जितना ज्यादा होगा, गन का मास जितना ज्यादा होगा, गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी उतनी कम होगी। इसलिए आप लोग देखे होंगे गन को ऑलवेज हैवी बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कम मिले और वो झटका कम दे, है ना। तो भाई, when a bullet is fired from a gun, then the backward velocity imparted to the gun is known as required velocity. या backward velocity acquired by the gun is known as required velocity. ये required velocity, ठीक है, required velocity of the gun, इसको पूरा लिख सकते हैं, required velocity of the gun. कैपिटल V इक्वल टू माइनस m अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल v। एक्सप्लोजन ऑफ बम, माना कि हमारे पास कोई ऐसे एक बड़ा सा बम है ना। पहले तो ये रेस्ट में होता है। क्या होता है? पहले ये रेस्ट में है, टोटल मोमेंटम 0 है, टोटल मोमेंटम 0 है। जब ये एक्सप्लोड करेगा, फटेगा, मैंने माना कैसे कुछ पार्ट्स हो गए, कुछ पार्ट्स में फटेगा, कुछ नहीं पता कि कितने पार्ट में फटेगा, कैसा कैसे शेप में फटेगा, पर जितने भी पार्ट्स में फटेगा सबकी वेलोसिटी और सबके डायरेक्शन अलग होगी, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, और इस प्रकार से जाएगा कि इनका टोटल मोमेंटम अब भी 0 रहे। इस प्रकार से जाएगा कि इसका टोटल मोमेंटम अब भी क्या रहे? 0 रहे। मैंने 5 पार्ट में दिखाया ना, पांचों के मोमेंटम को आप ऐड करने की कोशिश करेंगे। माना कि यहां से मैं शुरू करता हूं, ये देखिए, ये देखिए,
ये और ये सबका वेक्टर सम पहले के टेल पे लास्ट वाले की हेड आ गई, इसका मतलब क्या, रिजल्टेंट 0। अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक होते हैं, बम एक्सप्लोड करता है, कोई बाहरी फोर्स तो लगा नहीं, इंटरनल प्रोसेस की वजह से वो क्या हुआ, एक्सप्लोड किया, फूटा। अब फूटेगा तो जितने पार्ट में फूटेगा सबके मोमेंटम का वेक्टर सम लेंगे, तो ये वेक्टर सम आएगा 0। इसीलिए जब फूटता है फटता है कोई बम तो ऑल डायरेक्शंस में उसके पार्ट्स जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको फटेगा तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भागेगा। बम जब एक्सप्लोड करता है तो उसके पार्ट्स ऑल डायरेक्शंस में जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसकी वजह यही होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और स्टूडेंट्स इसके एक और एग्जाम्पल जो कि आपकी समझ से एक बार परे भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे, थोड़ा आसान है और बहुत ही रोचक है। एस्ट्रोनॉट नाम तो सुने होंगे आप लोग, वो लोग जो अपने ध्यान से स्पेस में जाते हैं रिसर्च वगैरह के लिए, तो बाहर भी निकलते हैं, अपने प्लेन से बाहर भी निकलते हैं, लेकिन वहां पे ग्रेविटी को मान के चलो 0 होती है, ग्रेविटी माना कि नहीं होती है। स्पेस में ऐसे ढेर सारे प्लेसेस हैं, मतलब ऐसी जगह है काफी जहां पे ग्रेविटी आप नहीं मान सकते हैं कि नहीं है। और एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि भाई सबके सब फ्री फॉलिंग में होते हैं तो भी ग्रेविटी को 0 मान सकते हैं। तो ग्रेविटी नहीं होती है, और ऐसे केस में बिना ग्रेविटी के हम चल भी नहीं सकते, है कि नहीं। तो ऐसे केस में एस्ट्रोनॉट अपने प्लेन पर वापस आना चाहता तो क्या करता है, वो अपने हाथ में कुछ न कुछ लिए होता है, उसको फेंकता है, थ्रो करता है। एस्ट्रोनॉट थ्रोज सम थिंग्स इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम इट्स मोशन, अपने मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कुछ चीजों को वो क्या करता है, थ्रो करता है, और जब थ्रो करता है तो इक्वल मोमेंटम उसको मिलता है, जिससे वो अपने प्लेन की तरफ मूव कर जाता है और अपने प्लेन तक पहुंच जाता है। तो समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एस्ट्रोनॉट अपने प्लेन में पहुंच जाता है। तो वहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारी लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। ढेर सारे इवेंट्स हैं जो इसकी हेल्प से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, और नए नए ऐसे इवेंट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, है ना। जैसे रॉकेट प्रोपल्सन हो गया, हाँ, रॉकेट जेट प्लेन का मोशन हो गया, ये सब क्या किया हुआ हम लोगों ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके इसको डिजाइन किया जाता है ताकि ये जितनी दूर तक जाना है आराम से जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इस पर कुछ छोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन करते हैं। माना कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक 30 किलोग्राम की सेल है, कितने किलोग्राम की, 30 किलोग्राम की, है ना। ये 48 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और आगे जाकर के 2 पार्ट में टूटती है, 2 पार्ट में ब्रेक करती है। यही जब आगे जाकर के 2 पार्ट में ब्रेक होती है, एक रेस्ट में आ जाती है, दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी हमको पता करना है। एक का मास है 18 किलोग्राम, दूसरा रेस्ट ऑफ दी यानी 12 किलोग्राम। क्वेश्चन है 30 किलोग्राम की सेल है, 48 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हुए एक्सप्लोड करती, 2 पार्ट में ब्रेक होती है। एक 18 किलोग्राम का जो कि रेस्ट में आ जाता है, तो दूसरे पार्ट का वेलोसिटी क्या होगा। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लोड कर रहा है, अपने आप से ब्रेक हो रही है, कोई यहाँ पे बाहरी फोर्स लग नहीं रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, माना कि इसका मास हम कैपिटल M लेते हैं, स्पीड U लेते हैं, तो mu टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, mu इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। 18 है, एक का मास 18 है, वेलोसिटी क्या है 0। तो पहले मैं m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2।
मास लेना है 30, स्पीड है 48, m1 की वैल्यू है 18, इसकी वेलोसिटी 0 बोला गया, रेस्ट में आ जाता है। दूसरे का मास बचता है 12 इंटू वेलोसिटी क्या हमको पता करना है। तो आया 30 इंटू 48 इक्वल टू 12 v2, क्योंकि ये क्वांटिटी तो 0 हो गई, 12 को ला करके इधर डिवाइड कर सकते हैं। तो v2 इक्वल टू 30 इंटू 48 अपॉन 12 आ गया। 12 से काटेंगे 4, 120 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर ये दो पार्ट में टूटता है, 18 किलोग्राम वाला पार्ट इसका रेस्ट में आ जाता है, तो उसका रिमेनिंग पार्ट यानी 12 किलोग्राम वाला पार्ट जो होगा वो 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर इजी क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माना कि एक ही रोड पर एक कार है जो कि 1000 किलोग्राम की है। कितने की है? 1000 किलोग्राम की। 32 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। इसके सामने एक ट्रक जा रहा है। क्या जा रहा है स्टूडेंट्स? एक ट्रक है, जा रहा है। इसका मास है मान लीजिए 8000 किलोग्राम। स्पीड है इसकी 4 मीटर पर सेकेंड। 1000 किलोग्राम की कार 32 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आते हुए 8000 किलोग्राम के ट्रक जो कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था से टकराती है। क्या करती है? टकराती है। ये जा करके उससे टकराती है, टकरा करके बाउंस होती है, बाउंस विद 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आई, यूं टकराई, टकरा करके यूं वापस बाउंस हुई। बाउंस मतलब वापस लौटी विद 8 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं इस इंपैक्ट के बाद ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी? तो कह रहे हैं इस इंपैक्ट के बाद ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी? वेरी सिंपल, ये जाकर के से टकरा रही है ना, दोनों मिलाकर के सिस्टम हुए। सिस्टम का एक पार्ट ये बना, दूसरा पार्ट ये बना। कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा। ऐसा नहीं था कि हमने धकेल करके कार को टक्कर दी है ना, दोनों ये मूव कर रहे थे। मूव करते हुए 32 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से आती हुई, कांस्टेंट स्पीड से आ रही मतलब एक्सीलरेटेड नहीं है, है ना। आते हुए कोलाइड की, एक्सीलरेटेड नहीं है मतलब उस पर नेट फोर्स 0 भी है। ऐसा कोलाइड करती है, कोलाइड करके फिर वापस लौटती है 8 मीटर पर सेकंड स्पीड से। तो ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी? तो वही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। मीन्स ऑब्जेक्ट दो हैं तो m1 u1 प्लस m2 u2 लिखा जाएगा। फाइनल वाला m1 v1 प्लस m2 v2 लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सोचिए, m1 मतलब मास ऑफ कार 1000, इट्स वेलोसिटी 32 प्लस m2 मतलब मास ऑफ ट्रक 8000, इट्स स्पीड 4 इज इक्वल टू m1 मास ऑफ कार 1000, u1 सॉरी v1 इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इसकी वेलोसिटी देखिए 8 है, कितना है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए सामने माइनस लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन हो गए तो सामने माइनस लगेगा, क्योंकि सब वेक्टर रूल से ऐड किए जा रहे हैं। किससे? वेक्टर रूल से। प्लस m2 मतलब मास ऑफ ट्रक इंटू v2 नहीं पता, यही तो निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके एक काम करते हैं, ये कितना हो गया 32,000, ये भी हो गया 32,000, मतलब दोनों का मोमेंटम सेम सेम था पहले। ये होगा माइनस 8,000 इधर आ गया, ये भी हो जाएगा प्लस 8,000, है कि नहीं। उधर क्या बचा 8,000 v2, 8,000 से ले आकर डिवाइड,
V2 इक्वल टू, पहले इनको आप ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 72,000 डिवाइडेड बाई 8,000। ये 0 0 0 तो कट गए, ये कटेगा, कितना हो जाएगा 9। तो स्पीड ऑफ ट्रक जो 4 मीटर पर सेकंड थे वो 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी ट्रक की स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्या होगा, जो 4 थी वो 9 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये है सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ऑन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। आया समझ में ना, कैसे बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम, कार का मोमेंटम प्लस ट्रक का मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम, कार का मोमेंटम प्लस ट्रक का मोमेंटम, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं। माना कि कोई बॉडी है, कोई बॉल है ना, कोई बॉल है, किसी ने थ्रो किया है और बॉल आ रही आपको हिट करने, वो बॉल आ रही आपको हिट करने, आप उससे बचना चाहते हो। एक तो आप केयरफुल हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, बच जाएंगे, अलग बात है। या बॉल आकर के आपसे टकराएगी तो भी वो स्टॉप हो सकती है, बाउंस बैक होगी। जितने मोमेंटम से टकराएगी उतने मोमेंटम से बैक जाएगी, क्योंकि आपका मोमेंटम क्या है, 0 है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बॉल आ रही, आप भी कुछ थ्रो करो, माना आप दूसरी बॉल थ्रो करो, दूसरी बॉल जाकर के उस बॉल से जब टकराएगी तो जितना मोमेंटम उस बॉल का, आने वाली बॉल का है, उतना मोमेंटम से जाने वाली बॉल भी टकराएगी, तो हो सकता है दोनों का मोमेंटम 0 हो जाए। दूसरे वे में देखिए इस क्वेश्चन को, ए हंटर हैज ए मशीन गन दैट कैन फायर 50 ग्राम बुलेट्स विद ए स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। A 60 kilogram tiger springs at him with a velocity of 10 meter per second. How many bullets must the hunter fire into the tiger in order to stop him in track? बोल रहा है कि एक हंटर है, कोई शिकारी है, उसके पास एक मशीन गन है जो 50 ग्राम की बुलेट को 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकाल सकती है, 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकाल सकती है। अब उस हंटर पर जंगल में एक टाइगर, उस जंगल में नहीं लिखा है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एज्यूम करते हैं एक टाइगर उस पर झपटता है। वो टाइगर 60 किलोग्राम का है और अबाउट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उस पर झपटता है। क्या बताइए, वो हंटर पर सेकंड कितनी बुलेट्स, है ना, हाउ मेनी बुलेट्स मस्ट द हंटर फायर इनटू द टाइगर, है ना, कितनी बुलेट्स फायर करे टाइगर में, वो टाइगर में कितनी बुलेट्स फायर करे कि उसको ट्रैक में ही रोक दे, यानी उसके मोमेंटम को। क्योंकि देखिएगा, अगर बुलेट जाकर के टाइगर में लगेगी तो टाइगर के अंदर धंस के रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी बुलेट का मोमेंटम 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर इसका मोमेंटम 0 होगा तो इतना मोमेंटम उस टारगेट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो जितना मोमेंटम टाइगर का फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, अगर टाइगर को उतना ही मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में मिल जाए तो टाइगर का नेट मोमेंटम हो जाएगा 0 और टाइगर रास्ते में रुक जाएगा और वो हंटर बच जाएगा। समझ में आया बच्चों? नहीं या फिर से एक बार देख लीजिए। क्या कहा मैंने कहा टाइगर आ रहा है, आपने इसमें बुलेट दागी, बुलेट माना कि किसी मोमेंटम से जा रही थी, जाकर के टाइगर में धंस गई, टाइगर में एंटर करके रुक गई, स्टॉप हो गई, तो बुलेट का मोमेंटम क्या हो गया, 0। बुलेट का मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो बुलेट का मोमेंटम होगा क्या, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। अब बुलेट और टाइगर को लेकर के अगर सिस्टम अगर आप मानो तो बुलेट का मोमेंटम 0 हुआ तो उसका मोमेंटम टाइगर को इंपार्ट हो गया, है ना, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है तो उसका मोमेंटम टाइगर को इंपार्ट हो गया। टाइगर आ रहा था लेफ्ट टू राइट, बुलेट जा रही थी राइट टू लेफ्ट, तो बुलेट के द्वारा जो टाइगर को मोमेंटम मिला राइट टू लेफ्ट, यानी अपोजिट टू द मोमेंटम ऑफ टाइगर मिला है।
तो जितना मोमेंटम टाइगर के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, उतना मोमेंटम अगर टाइगर को बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर मिल जाए, उतना ही मोमेंटम अगर टाइगर को बैकवर्ड डायरेक्शन में मिल जाए, तो टाइगर का नेट मोमेंटम हो जाएगा 0। जितना फॉरवर्ड टाइगर का जितना मोमेंटम फॉरवर्ड उतना मोमेंटम बैकवर्ड, तो टाइगर का नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, और टाइगर का नेट मोमेंटम 0 हो जाएगा तो रास्ते में ही रुक जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ टारगेट। माना कि टाइगर को रोकने के लिए हंटर ने n बुलेट्स चलाए, है ना। लेट हंटर फायर्स n bullets to stop the tiger। ओके, तो n बुलेट्स दागे हैं, तो n इंटू mb, n बुलेट्स का मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ टाइगर, कैपिटल M कैपिटल V, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल V अपॉन mv। मास ऑफ टाइगर कितना है 60 किलोग्राम, इंटू मास ऑफ वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ टाइगर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, अपॉन मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम। तो 50 ग्राम है तो इसे आप किलोग्राम में बदल लेंगे, तो इंटू 10⁻³ करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ बुलेट्स हमको मिल जाएंगे, ये देखिए, ये 0 से गया 54, है ना। तो 4 ये ऊपर जाएगा 10⁻³ अपॉन 50, इसको आप ले सकते हैं 4000 अपॉन 50, एक 0 कट जाएगा, 5 8 जा 40, मतलब 80 आ जाएगा। 80 बुलेट, यानी उस हंटर को टाइगर को रोकने के लिए 80 बुलेट्स मारनी पड़ेंगी, है ना। टोटल मोमेंटम ऑफ 80 बुलेट्स इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ टाइगर। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स of masses in the ratio 1:1:3. The two pieces of equal mass fly up perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second each. What is the velocity of heavier fragment? बड़े वाले फ्रैगमेंट का स्पीड वेलोसिटी क्या होगा। माना कि ये जो बोल रहा है स्टूडेंट से बात समझिए, ये कोई बॉडी है जो 1 किलोग्राम की है, एट रेस्ट है ये, इसकी वेलोसिटी अभी क्या है 0। अचानक ये एक्सप्लोड करती है 3 पार्ट में, 1:1:3 जिसका मासेस है। कह रहे हैं कि 1 मास मतलब ये पहले 2 फ्रैगमेंट जो हल्के वाले हैं, द 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास वाले जो 2 पीस हैं परपेंडिकुलरली फ्लाई करते हैं। मतलब एक अगर इधर गया है, दूसरा इससे 90 डिग्री बनाता हुआ जाएगा, कहीं इधर जाएगा, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ध्यान देने की बात है। जितना मास इसका होगा, माना कि ये मास इसका m1 है, ये मैं दिखा रहा हूँ, बम को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये दूसरा पार्ट m2 है ना। तो m1 इक्वल टू m2 है, ठीक। इनके बीच में जो वाला एंगल है वो 90 है। कहेंगे सर यहाँ पे एंगल की बात क्या आ गई। स्टूडेंट्स एक बात मैं बताऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप जब भी यूज करेंगे, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो टोटल मोमेंटम लेने के समय आप ध्यान देंगे कि वेक्टर एडिशन रूल से ही ऐड करना होगा। उनके बीच में एंगल दिया है तो आपको ऐड करते समय उनको वेक्टर रूल से ही ऐड करना पड़ेगा।
ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूँ जरा, मैं मान लेता हूँ कि स्ट्रेट लाइन है कोई, जिसको मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोग कुछ भी समझ सकते हैं, बाइसेक्टर समझ सकते हैं। 90 डिग्री का बाइसेक्टर लाइन है ये, मतलब इधर का एंगल है 45, इधर का एंगल है 45। स्टूडेंट्स बात करूं आपको कि इन दोनों का मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, v1 और v2। v1 की वैल्यू भी है, कितनी दे रखा है इसमें भाई, 30 मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू दे रखा है अभी 30 सेंटीमीटर। दोनों का मोमेंटम सेम है। तो स्टूडेंट्स अगर आप हमारे द्वारा वेक्टर पढ़े हैं, हमारे वेक्टर वाले लेक्चर को देखे हैं, आपको ये बात बिल्कुल अब तक क्लियर हो गई होगी कि इन दोनों मोमेंटम का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों मोमेंटम का जो रिजल्टेंट होगा, वो एक का मोमेंटम इंटू √2 होगा और वो 45 डिग्री के एंगल पर होगा, एंगल का हाफ पर होता है। ठीक, लेकिन अगर आप हमसे नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, इन दोनों मोमेंटम का आप रिजल्टेंट निकालिए, रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी, तीसरे फ्रैगमेंट का मोमेंटम उतना ही होगा, जस्ट अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में था, पूरा का पूरा बॉडी रेस्ट में था, टोटल मोमेंटम 0 था, तो अब भी इनका टोटल मोमेंटम होना चाहिए 0, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों पोर्शन का मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0। जो थर्ड वाले का मोमेंटम आएगा, इन दोनों को उधर ले जाएं तो ये पहले पोर्शन और दूसरे पोर्शन के वेक्टर सम के नेगेटिव वैल्यू के बराबर आएगा, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। उन्हीं मैग्नीट्यूड्स को आप इक्वल दिखा करके सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। हा? तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, डायरेक्ट निकाल के बताऊं क्या? पहले मास के बारे में देख लो भाई। मास m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m मान लेते हैं, और थर्ड वाले का मास m3 इक्वल टू 3m हो जाएगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 1:1:3 है, 1:1:3 है, तो एक का मास m, तो दूसरे का भी m, दोनों का इक्वल होगा, और तीसरे का 3m, उसका 3 गुना है, और तीनों का जो सम वो 1 किलोग्राम है कि नहीं? तो m प्लस 3m इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके, चाहे तो m की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसकी कोई जरूरत है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, मैंने कहा थर्ड वाले की बात। देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना P1 और P2 का, तो P1 और P2 का जो रिजल्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा होगा कि नहीं? ये कॉस थीटा को मैं यहां लिख देता हूं, कॉस 90 डिग्री, क्योंकि P1 और P2 के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और दोनों का मोमेंटम सेम है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू m इंटू 30 है, यानी 30m है, कि मास दोनों का बराबर है, वेलोसिटी भी दोनों की बराबर है, इक्वल है, 10 इंटू 30m है इनका मोमेंटम। तो वैल्यूज को पुट करें। अच्छा, इसकी जगह मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए ना, P3 का मैग्नीट्यूड होना चाहिए √P1, P1 की वैल्यू 30m टू द होल स्क्वायर प्लस 30m टू द होल स्क्वायर प्लस 0, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। P3 का मैग्नीट्यूड यानी थर्ड वाले का मास, थर्ड वाले का मास है 3m, कितना है? 3m, थर्ड वाले का मास कितना है? 3m। थर्ड वाले का मास है 3m, और इधर क्या आ रहा है? 30m का स्क्वायर इंटू 2 का अंडर रूट। देखिए 2 बार है ना, तो 2 इंटू 30m का स्क्वायर 2 बार हो गया, रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 3m इज इक्वल टू, अच्छा मास इंटू वेलोसिटी भी तो होता है ना, ओ यहाँ की वेलोसिटी भी हमने लिखा नहीं है, ये v3
मोमेंटम लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी, 3m तो मास है ना, वेलोसिटी 3m इंटू v3। ये बाहर निकलेगा, स्क्वायर है तो 30m बाहर आ गया, √2 अंदर रहा, m से कैंसिल हो गया, सॉरी m से कैंसिल हो गया, 3 10 जा, मतलब v3 इक्वल टू जो आ गया 10 √2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों मोमेंटम सेम है, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट होगा 45 डिग्री की तरफ होगा, इधर होगा, तो इनके रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में थर्ड पोर्शन जाएगा। ये देखिए थर्ड पोर्शन इधर आएगा, 3m इधर आएगा और इसकी स्पीड आ गई 10 √2 मीटर पर सेकेंड। कैसे बोला? बोला भाई P3 इक्वल टू माइनस ऑफ P1 प्लस P2 यानी वेक्टर सम। इनका मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे 90 है। रिजल्टेंट निकाल रहे थे, ये रिजल्टेंट की वैल्यू जो है P3 की मैग्नीट्यूड के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो नेट जीरो होगा। जितना मोमेंटम राइट उतना मोमेंटम लेफ्ट, तभी तो जीरो होगा। तो राइट वाले मोमेंटम जो निकाला हमने P1 प्लस P2 उसको P3 के इक्वल दिखा दिया। P3 मतलब मास ऑफ थर्ड पार्टिकल इंटू इट्स वेलोसिटी, तो थर्ड फ्रैक्शन का मास जो है 3m इंटू v3, और ये 2 बार था, दिस इंटू 2 होल स्क्वायर है, रूट से बाहर आ गया, वो रूट में रहा तो ये कट गया, mm से 3 10 जा, तो v3 की वैल्यू आ गया 10 √2। एक तरीका आपका ये रहा सॉल्व करने का, है ना। दूसरा तरीका आप ऐसे भी करते हो, रिजल्टेंट निकालने के लिए जो दूसरा तरीका मेरा बताया गया कि भाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो। किस में रिजॉल्व कर लो? कंपोनेंट्स में। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट्स अपोजिट है, इक्वल है, कैंसिल इच अदर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2mb cos थीटा, सॉरी 2mb cos 45 आ जाएगा, है ना, 2mb cos 45। तो सीधा सीधा हो जाएगा P3 इक्वल टू 2mv cos 45, यानी P3 की वैल्यू 3m इंटू v3 इक्वल टू 2 इंटू m इंटू v का वैल्यू है 30, cos 45 की वैल्यू है 1/√2, है ना। अरे भैया कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा mb cos 45, वर्टिकल वाला mb sin 45। ऐसे इसके भी कंपोनेंट, नीचे वाले का भी mb cos 45, क्योंकि इधर का एंगल पता है, इधर का एंगल पता है, उधर का कॉस में आता है, उसका परपेंडिकुलर वाला साइन में आता है, तो mb sin 45। अच्छा, ये वर्टिकली ये एकदम जस्ट इक्वल अपोजिट है, कैंसिल इच अदर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, 2 बार है तो 2 हो गया, 2mb cos 45। देखिए m से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 10 जा, √2 कटेगा तो यहाँ पे √2 10 √2 आ जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है। देखिए आपको जो तरीका इजी लगे मैंने दोनों बता दिया है। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके करना है तो भी, ऐसे डायरेक्ट करना तो भी, कॉन्सेप्ट इसमें एक ही लगाना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के मोमेंटम का जो रिजल्टेंट होगा थर्ड फ्रैक्शन के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड उसके बराबर होगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से वेलोसिटी हमको मिल गई। तो मुझे लगता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। मैंने सारे तरह के क्वेश्चन बताया, लगभग एक्सप्लोजन ऑफ बम भी बता दिया मैंने, फायरिंग बुलेट की फायरिंग भी बता दिया, है ना। कोलिजन मतलब कार और उसका टक्कर होता है, तो वहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई करेंगे। तो जगह जगह पे अलग अलग केसेस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप तभी अप्लाई करेंगे जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम 0 होगा। मीन्स जो दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही हैं वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, उनके मोमेंटम में चेंज होगा, बात अलग है, वो ठीक है चलेगा, लेकिन उन दोनों बॉडीज के अलावा कोई तीसरी एजेंसी अगर इन पे फोर्स लगा रही है तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको करिए, सॉल्व करिए। जो आता है ठीक, नहीं आता है तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक शेयर है, उस पर आप डिस्कस कीजिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको जरूर आपको दूर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से हेल्पफुल फील होगी और आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें और हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।